यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर एमसीक्यूज देखेंगे, जो भी हम लोग का डे नंबर 29 था, ठीक है। डे 29 का हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे, 28 का देख चुके हैं, ठीक है। और जो डे 38 है, 38 जो डे है, इसका जो एमसीक्यूज रहेगा 30 नंबर का डे, इसका जो यहाँ पर जो एमसीक्यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो 30 डेज था, इसका आपका सिर्फ रिवीजन चला हुआ था, ठीक है। रिवीजन में ऑलरेडी आपके इतने ज़्यादा टॉपिक हो चुके थे कि मैंने एमसीक्यूज इसका नहीं कराए, क्योंकि ये सब एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी इन सब के पूरे करा चुका हूँ पहले भी। उन सब के भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक, उठा के, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एक साथ आप उसी चीज़ को दोबारा कराना तो कोई मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, है ना। कि यहाँ पर जैसे कि जो डेट 30 था, पूरा 1 से 30 दिन तक पूरा रिवीजन था उसका, और उसका एमसीक्यूज कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सब ऑलरेडी पूरे कर चुके हो, है ना। टाइम आपका बचेगा वहाँ से, पूरी फालतू की चीज़ें जैसे नहीं देखोगे। फालतू का क्या, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है वहाँ पर, बाकी कर ही चुके हो आप पहले तो, है ना। तो देखो जो भी टाइम यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ बचाते चलते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इसको देखो ही, मैं बनाऊँ तो आप इसको वीडियो को देखो, नहीं। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, सिर्फ मैं उतना करता हूँ, राइट। तो आते हैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हैं डे नंबर 29 का, और अगला जो करेंगे हम लोग कल करेंगे वो डे 31 का करेंगे, ठीक है। ये देखो एक माइंड में पिक्चर पहले बननी चाहिए कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर करने वाले, क्या होगा, तो एक अच्छा सा समझ आता है। और 31 डे आज मैं सुबह मॉर्निंग में करा चुका हूँ, जो टॉपिक दे चुका हूँ सुबह पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पर देख भी चुके होंगे टॉपिक क्या क्या आप यहाँ पे पढ़ने हैं, है ना। और मैंने आज करीब यहाँ से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी दिए हैं। आपको 15 में बताने कितने क्वेश्चन वहाँ पे 15 में आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। 15 ऑब्लिक करके 15 सही हो रहे हैं, ये 15 में 10 सही हो रहे हैं, 5 जितने भी होते हैं आप यहाँ पर बताओ करके, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे भी करीब 30 क्वेश्चन है, वो भी आपको बताने 30 में 30 सही है या 30 में 10 सही है, 20 सही है, 15 जितने सही हो वो आप बताओगे, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, गांधीवादी युग। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के संबंध में विचार करना है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रंगभेद के खिलाफ संबंध जो संघर्ष था, ये पूर्णतः एकदम सही बात बताता है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष बिताए थे। कितना? 21 वर्ष। और वहाँ उन्होंने भारतीयों और आश्रित जो थे उनके साथ होने वाले नस्ली भेदभाव और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दमनकारी कानून, उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। सेकेंड है, गांधी जी के सत्याग्रह के विचार का जन्म दक्षिण अफ्रीका वापस जो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास थे उसके दौरान हुआ था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह है, ये पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, और जब ट्रांसवाल सरकार ने एशियाई लोगों के पंजीकरण के लिए अपमानजनक कानून बनाए थे। दोनों बात करेक्ट है, सी सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने भारत आगमन के संबंध में विचार करना है। गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका के स्थायी रूप से भारत लौटे थे, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये सत्य 9 जनवरी 1915 को गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसी याद में अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सेकेंड बात है, भारत पहुंचने पर उनका आगमन मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर हुआ था। सेकेंड बात क्या जाएगी? सेकेंड बात करेक्ट है भी, क्योंकि गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ SS अरबिया जहाज से मुंबई, या तब उस टाइम पे बॉम्बे था, अब अपोलो बंदरगाह में उतरे थे, याद रखना है, ठीक है। कौन सा जहाज था ये भी नाम दे सकता है, और जो यहाँ पर अपोलो जो बंदरगाह ये भी यहाँ पर घुमा सकता है क्वेश्चन। इसी कुछ टाइप का क्वेश्चन एक PCS में पूछा था घुमा के, कौन से जहाज से कौन था, एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे इतना डीप नहीं पूछना चाहिए कि कितना कौन जहाज था, है ना, कौन से जहाज में लोहे की कील लगे थे, ये सब कोई वेस्ट चीज़ है ना। UPSC सब नहीं पूछता है, PCS में ये सब क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे उट पटांग टाइप, है ना। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर करेक्ट। UPSC कॉन्सेप्ट पे आता है, और कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन के शुरुआती चरण के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। पहला क्या होगा? क्वेश्चन 3 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी कि भारत की सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले 1 वर्ष तक खुली कान और बंद मुंह के साथ पूरे भारत में भ्रमण करना है। इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात, अब ये देखो, ये बात आपसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि बात किसने कही थी, है ना, तो याद रखना है। गांधीवादी युग का विस्तार मुख्य रूप से 1917 से 1947 तक मनाया है, 1917 एंड 1947 तक मनाया है। तो यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय इतिहास में 1917 चंपारण और 1947 आज़ादी के तक के समय को गांधीवादी युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन
की धुरी गांधी जी के विचार रहे थे इसमें। दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन 4 है, साबरमती आश्रम की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। चौथा, पहली बात है, इसकी स्थापना साबरमती नदी के किनारे की गई थी। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि पहले उन्होंने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनाया था, लेकिन यहाँ पर 1917 में इसे खेती और पशुपालन की जो गतिविधि थी उसके लिए साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था। पहला सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाना था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि उनकी कार्यकाल सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का कठोर अभ्यास करें ताकि देश सेवा के लिए तैयार हो सके। दोनों बात एकदम सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 5 है, गांधी जी के प्रारंभिक वैचारिक के आधार पर कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोले कि सत्याग्रह की तकनीकी का विकास और सफल प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुके थे और भारत में उन्होंने उस तकनीकी का भारतीय परिस्थिति के अनुसार विस्तार किया था। पहली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बुलाने की बात किया था तो गलत हो जाएगी बात। सेकंड, गांधी जी के आगमन के समय अपोलो बंदरगाह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के रूप में उभरा था। इसकी बात मैंने ऊपर की थी, ये बात सही है, क्योंकि उनके पास भारत में प्रवेश का ऐतिहासिक द्वार बना था। ये ओनली 1 गलत है और 2 करेक्ट है, तो आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर विचार करने। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, पहला क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, सही बात है। साबरमती आश्रम अहिंसा का प्रयोग केंद्र था, ये भी बात करेक्ट है। 1915 भारत आगमन, क्या सही है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं 7, चंपारण सत्याग्रह को लेकर के क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 नील की खेती करने वाले किसानों का एक पहला सफल अहिंसक विद्रोह था। अहिंसक, ध्यान रखना है क्या बोला ये। तो पहली बात क्या होगी, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में गांधी जी को यह पहला सविनय विज्ञा सिविल जो डिसोबिलिटीज थी उसके आधार पर सफल प्रयोग थे। तो पहला बात करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, ये विद्रोह तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूरोपीय नील बागान मालिक जो थे उन्होंने किसानों के अनुबंध किया था कि वो अपनी जमीन का 3/20 है ना, 3/20 जो हिस्सा था वो तिनकठिया नील पर खेती पर करनी होगी। और जब जर्मनी के कृत्रिम रंगों ने नील की मांग की कम कर दी थी, तो क्या हुआ था, मालिक जो थे वहाँ के, उसमें जो उनके मालिक थे उसके अवैध कर थे, उसके बदले में अनुबंध मुक्त कर करने को लेकर मजबूर कर दिया था। ठीक है, जिसके खिलाफ उनमें गांधी जी ने संघर्ष स्टार्ट किया था। 7वें का दोनों बातें करेक्ट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, दोनों आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 8 आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 8 है, खेड़ा सत्याग्रह को लेकर के। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था। पहली बात देखो, मुख्य कारण था, पहली बात बोला कि अकाल के बावजूद सरकार द्वारा कर की वसूली। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अकाल और कर की वसूली 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी और राजस्व नियमों के अनुसार यदि फसल समान रूप से 1/4 या 1/4 से कम हो जाती है तो टैक्स ये तो जो कर होता है माफ होना चाहिए था, लेकिन सरकार उससे पूरा टैक्स वसूल रही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, सही है। सूती मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस का भुगतान न करना। सेकेंड बात क्या होगा, गलत है। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद मिल से संबंधित है, चंपारण से नहीं है ये बात। तीसरी बात है, तिनकठिया प्रणाली के तहत जबरन नील की खेती, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये सब आपकी जो है अहमदाबाद मिल के संबंधित है, ना कि चंपारण से, तो ना ही यहाँ पर खेड़ा से, तो बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट है, आंसर 1 से होगा। बात कर रहा था खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह की बात यहाँ पर ये नहीं की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहमदाबाद यहाँ पर जो मिल है उससे संबंध में विचार करना है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें बोला कि गांधी जी द्वारा भारत में की गई पहली भूख हड़ताल के संबंध में विचार करना है। यह अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 थी। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया था। सेकेंड बात है, यह हड़ताल सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच वेतन विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये विवाद मालिकों और मजदूरों के बीच था। ठीक है, तीसरा, इसे प्लेग बोनस विवाद के नाम से जानते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्लेग खत्म होने के बाद मिल मालिक प्लेग बोनस बंद करना चाहते थे, जबकि मजदूर थे बढ़ती महंगाई के कारण 35% वृद्धि
बोनस के रूप में मांग कर रहे थे। अंततः गांधी जी ने हस्तक्षेप में 35% वृद्धि स्वीकार कर ली गई थी। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। तो 1 2 और 3 डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन है। गांधी जी के प्रारंभिक जो क्षत्रिय सत्याग्रह उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इनको देखते हैं। पहला है यहाँ से, इससे बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह बिहार अप्रैल 1917। ठीक है, पहले तो हो जाएगा नील की खेती विवाद को लेकर के। उसके बाद आपका आएगा, दूसरा हो गया। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से तीसरा, अहमदाबाद में हड़ताल। अहमदाबाद में हड़ताल गुजरात मार्च 1918 प्लेग बोनस के विवाद में। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद पहला आएगा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह मतलब जून 1918 अकाल लगान की माफी को लेकर के। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, खेड़ा सत्याग्रह दे देगा, बोले ब्रैकेट में दे देगा बोनस विवाद को लेकर के। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह दे देगा, बोल देगा अकाल के लगान की माफी के लिए। तो इसमें से कौन सा मैच करेगा, ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन। तो ऐसे भी पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 10वीं का 1 2 3 में आपका आएगा 2 3 1 आ जाएगा, ऐसे करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोलेटेड जो है काला कानून के संबंध में विचार करना है। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की शक्ति प्राप्त थी। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की कानून कहा गया इसको। रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था। तीसरा है, इस कानून को भारतीय जनता द्वारा सफेद कानून के रूप में स्वीकार किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारतीय जनता द्वारा सफेद कानून नहीं बल्कि यहाँ पर काला कानून ब्लैक एक्ट के नाम से जानते थे इसको। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 12 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में विचार करना है। ये नरसंहार एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर द्वारा की गई गोलीबारी का परिणाम था। 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ठीक है, सही बात है। इस घटना का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए थे। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यह बैसाखी के दिन घटित हुआ था और ये बात सही है। और ये इस घटना को गांधी जी द्वारा ब्रिटिश न्यायपालिका से विश्वास से पूरी तरह उठा दिया था। ठीक है, और तीसरा भी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। 1 2 3 12वें का आंसर क्या होगा, सही हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 13 खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में दिए गए कथन पर विचार करना है। 13 देखते हैं। पहला यहाँ से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर एकता को मजबूत करना था। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोला सही है। दूसरी बात है, गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अवसर के रूप में देखा था। दूसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो तुर्की ने खलीफा के पद को बचाने के शुरू के आंदोलन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखे जाए जो अगले 100 वर्षों तक के लिए नहीं आएगा, और उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को साथ जोड़ दिया था। दोनों बातें सही है। तीसरा भी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को संगठित करने में मदद की थी। एकदम फैक्चुअल पॉइंट उठा के रखते हैं यहाँ पर, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 तो 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1919 की ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में विचार करना है। लॉरेंस एक्ट बोल रहा हूँ मैं। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन तीनों एक ही वर्ष 1919 में हुए थे, ये 1919 से संबंधित हैं। पहली बात क्या होगी, सोचो। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इस घटनाओं के कारण देश में ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास और असंतोष बढ़ा था, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा है, जालियांवाला बाग में हुई गोलीबारी के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन शुरू कर दिया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि जालियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने सरकार का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वे उसके सबसे बड़े विदेश विरोधी बन गए थे और उन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। गलत पूछा ना, तो 14 का गलत हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के बारे में विचार करना है। इसमें बोला है, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना था।
15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था, न कि केवल संवैधानिक डोमिनियन स्टेट्स। सेकेंड बात है, आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े का बहिष्कार के साथ साथ सरकारी उपाधियों भी त्याग भी शामिल थी। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, त्यागियों को उपाधि जैसे कि गांधी जी की केसरी हिंद और विदेशी माल का बहिष्कार प्रमुख था। ठीक है, दोनों बात, पहली बात गलत, दूसरी बात करेक्ट है। तीसरा, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। यह बात भी करेक्ट है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। राइट आंसर 2, 3 करेक्ट है, सही पूछे तो। क्वेश्चन 16, 16 नंबर, क्वेश्चन 15 हो गया, 16, हाँ 16 नंबर है। 16 है, चौरी चौरा कांड 1922 के बारे में विचार करना है। यह घटना संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस में थानों में आग लगा दी थी। ठीक है, और जो भीड़ थी उसने पुलिस थाने में आग लगाई थी, और साथ ही क्या था, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और गांधी जी ने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल माना था, क्योंकि जनता अभी भी अहिंसा के लिए तैयार नहीं थी। और नेहरू और सुभाष चंद्र बोले थे कि जैसे नेताओं का आंदोलन वापसी का कड़ा विरोध किया था इनमें। तो पहली बात करेक्ट है। गांधी जी ने माना था कि जनता अभी पूरी तरह से अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, सही बात है। इस आंदोलन की समाप्ति का कांग्रेस के भीतर कुछ युवा नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 16 का आंसर 1, 2 और 3 डी। क्वेश्चन 17 है, सविनय विज्ञान आंदोलन और दांडी मार्च के संबंध में विचार करना है। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। 17 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा थी। सेकेंड बात है, नमक को आंदोलन का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह समाज के अमीर और गरीब दोनों वर्गों से जुड़ा था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु जिस पर अमीर और गरीब का भेद नहीं था। ठीक है, लेकिन इसलिए एकता का प्रतीक चुना गया था इसमें। दोनों बातें सही हैं। इस आंदोलन की शुरुआत साथ ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान ही लौटा दी थी, सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान नहीं, तो गलत होगा। 1, 2 करेक्ट है। 18, गांधी इरविन समझौता के प्रावधान के बारे में विचार करते हैं। ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा पर सहमत हो गई थी, चाहे उन पर हिंसा का आरोप या हो या नहीं। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सरकार केवल अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी, बल्कि हिंसा के आरोपियों को, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको रिहा नहीं किया गया था। तटी गांव के लोगों को उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। सेकेंड बात सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ से इसमें कांग्रेस ने इसके बदले में सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी। ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है। 18 का आंसर हो जाएगा आपका 1 गलत था, 2 और 3 बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी, केवल लगा है, तो पहली बात करेक्ट है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस नेता प्रथम 1930 और तृतीय तीसरा 1932 में सम्मेलन में बहिष्कार किया था। केवल गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, शामिल हुई थी। पहली बात सही है। सेकेंड, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। सेकेंड बात करेक्ट है, गांधी जी कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर अकेले प्रतिनिधि थे। हालांकि सरोजिनी नायडू जैसी अन्य भारतीय महिलाएं भी वहां शामिल थीं, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थीं। तीसरी बात है, यह सम्मेलन भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता एजेंडे पर सफल रहा था। तीसरी बात ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और अन्य प्रतिनिधि पृथक निर्वाचन मंडल में अड़े रहे थे। 1, 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20, 20 नंबर देखते हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है, असहयोग आंदोलन के दौरान चरखा और खादी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया गया था। पहली बात, 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चरखा और खादी गांधी जी के चरखे और स्वराज की आर्थिक स्वतंत्रता का हथियार बताया था। और ये केवल कपड़ा नहीं बल्कि
ब्रिटिश मिलों के जो खिलाफ आत्मनिर्भरता था उसका प्रतीक बताता था। सही है। सेकंड, इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश अधिकार आर्थिक कदर पर प्रहार करना शामिल था। सेकंड बात भी करें, क्योंकि आर्थिक प्रहार, इसका उद्देश्य मैनचेस्टर के विदेशी जो कपड़े थे उसकी मांग को शून्य करना था, जीरो करना था, और ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करना था। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ई कर दो, सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन और सविनय विज्ञान आंदोलन के बीच तुलनात्मक विचार करना है। पहली बात है, असहयोग आंदोलन में कानून तोड़ने पर जोर था, जबकि सविनय विज्ञान आंदोलन केवल सरकार के सहयोग न करने की बात थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये कथन जस्ट अपोजिट कर दिया है ना, क्योंकि असहयोग आंदोलन केवल सहयोग न करना था, जबकि सविनय विज्ञान आंदोलन सक्रिय रूप से कानून तोड़ना था, जैसे नमक कानून शामिल था इसमें। सेकेंड है, सविनय विज्ञान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी असहयोग आंदोलन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि सविनय विज्ञान आंदोलन विशेषकर दांडी मार्च और उसमें शराब की दुकानों पर धरने, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और असहयोग की तुलना में काफ़ी अधिक व्यापक और अभूतपूर्व थी। तो ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछा क्या, सही कौन सा है, बी। क्वेश्चन 22 है, विषय है इसमें टॉपिक मतलब सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य को लेकर के गांधी जी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रम में संबंध में विचार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जन अभियान चलाना था। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना पूरा समय दलितों के लिए, जिन्हें उन्होंने हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा था, उसके उत्थान में लगाया था। पहली बात सही है। सेकेंड है, गांधी जी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए अंग्रेजों में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु का प्रकाशन किया था। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, अंग्रेजी में क्या बोला था, हिंदी में क्या बोला है और गुजराती में क्या। देखो बता देता हूँ फिर से मैं, क्योंकि अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। 23 नंबर, नई तालीम शिक्षा पद्धति के बारे में कौन सा सही होगा। ये पद्धति पूरी तरह से केवल किताबी ज्ञान और विदेशी भाषा पर आधारित थी। 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, नहीं है करेक्ट, गलत है, क्योंकि गांधी जी विदेशी भाषा और केवल किताबी ज्ञान के कट्टर विरोधी थे। गलत हो जाएगा। इसमें बुनियादी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नई तालीम का मूल सिद्धांत हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा, और उनका मानना था कि बच्चे में को कोई ना कोई हुनर जैसे कि कटाई है ना, बढ़ईगिरी सीखना चाहिए, ताकि यहाँ पर शिक्षा आत्मनिर्भर बना रहे, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, है ना। तो 1 यहाँ से गलत है, 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी के ग्राम स्वराज की धारणा के संबंध में विचार करना है। ग्राम स्वराज का मुख्य लक्ष्य गांवों और आर्थिक सामाजिक रूप से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना था। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, वे गांव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई बनाना चाहती है। पहला करेक्ट है। सेकंड, इसने शासन की शक्तियों की केंद्रीकरण का समर्थन किया था। सेकंड बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने विकेंद्रीकरण, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रवर्तक समर्थक माने जाते थे। वे चाहते थे कि शक्ति दिल्ली से नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों से चले। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 25 टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के नारे या स्लोगन के बारे में विचार करना है। ये नारा या स्लोगन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, करो या मरो, हम या तो भारत को स्वतंत्रता कराएंगे या प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये अहिंसक आंदोलन का सबसे आक्रामक रूप था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, और ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलने के लिए एक अंतिम निर्णायक संघर्ष का आह्वान था। आंसर क्या होगा, 25 का सी। 26 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी के प्रभाव में क्या सही होगा, देखते हैं। पहली बात है, पहले बोला कि लगभग सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डाल देने के कारण
आंदोलन तुरंत समाप्त हो गया था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ऑपरेशन जीरो जो था, जीरो आवर, इसके तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आंदोलन समाप्त होने की वजह और तेज हो गया था, काफ़ी बढ़ गया था। गलत हो जाएगी बात। नेतृत्व में कमी के बावजूद जनता ने स्वतः स्फूर्त विद्रोह क्या कर लिया था। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि इसके नेतृत्व की जो उपस्थिति थी उसमें जनता ने खुद कमान संभाली थी, और इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जहां जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफली जैसे युवाओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। 1 गलत है, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में विचार करना है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम क्षण माना जाता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह आंदोलन ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ था। सेकेंड है, इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह से हिला दिया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने समझ में आ गया था कि वे अब बलपूर्वक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके नींव को पूरा हिला दिया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। 27 का आंसर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, 28 आते हैं। टॉपिक है गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख कुछ स्तंभ है। सत्य और अहिंसा के दर्शन के संबंध में विचार करना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ बिना हिंसा लड़ने को साहस होगा। 28 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि जहां कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो, मैं हिंसा को चुनूंगा। उसके लिए अहिंसा बहादुरों का आभूषण था, डरपोकों का नहीं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। सेकेंड है, सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए थे, राजनीति के लिए नहीं थे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि गांधी जी ने राजनीतिक जो आध्यात्मिकरण थी वो किया था, और इसके लिए सत्य और अहिंसा राजनीति के लिए भी अनिवार्य अंग बताए थे। दोनों बातें सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अच्छा ना, हाँ, पहला सही, दूसरा गलत है। पूछे कि कितने सही है। एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, दूसरा गलत है। ठीक है, 29 है, 29 नंबर। सत्याग्रह और सर्वोदय अवधारणा के बारे में क्या सही होगा। पहली बात है 29 में ये बोला कि सत्याग्रह का अर्थ कष्ट सहकर भी विरोधी को हृदय का परिवर्तन करना होगा। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि सत्याग्रह अपने शत्रु को पराजित करने के बजाय उसका प्रेम से हृदय परिवर्तित करने के लिए प्रयास करेगा। सेकेंड है, सर्वोदय का अर्थ केवल समाज के उच्च वर्गों की उन्नति विकास को सुनिश्चित करना है। ये बात गलत लग रही है और गलत भी है, क्योंकि सर्वोदय का अर्थ होता है कि सबका उदय, सबका विकास, ना कि केवल उच्च वर्ग का। सर्वोदय की बात ही होती है सर्वोदय का मतलब। ठीक है, और ये रस्किन की एक किताब अनटू दिस लास्ट उससे प्रेरित थे, जिसका अर्थ होता है कि अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान निश्चित है। ये सच है, एकदम सच बात बताई जा रही है ये, है ना। कौन सी? अनटू द लास्ट, मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो सकता है। आप 5वां अटेम्प्ट दे रहे हो, छठे हो सकता है छठवें अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत लोग का हुआ है ना। एग्जाम्पल हैं कुछ, आप देखोगे तो अभी लास्ट ईयर के टॉपर्स में कुछ थे जो छठे अटेम्प्ट में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वही बात है कि इस अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। हवा में नहीं उड़ना है। हाँ, मैंने 5 दे चुका हूँ, चलो छठे में हो जाएगा, नहीं। मेहनत करोगे तो छठे में भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे तो आपके यूपीएससी से बाय बाय हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से टॉपिक करो, कवर करो चीज़ों को। ठीक है, जो और आप बता सकते हो अपनी मर्जी का कि मैं कौन कौन सा टेस्ट और कराऊँ, क्या क्या चीज़ें और ऐड कराऊँ, तो आप ये सब चीज़ अपनी बता सकते हो, अपना सजेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सजेशन दे सकते हो टेलीग्राम पर, है ना, यूट्यूब पे भी दे सकते हो। अभी कल मैंने से एक लोगों को मतलब बात हुआ किसी से, तो पूछा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। वो बोलते कि आप जैसा करा रहे हो, मतलब इसका आंसर ये होता है कि आप जैसा करा रहे हो वैसा प्रिपरेशन है। मैंने वहाँ से मतलब टेलीग्राम से ही ब्लॉक किया उनको, बट यूट्यूब से तो चलो देख लेने दो, वीडियो पढ़ने दो, अच्छा है। जब देखो सेंस आंसर देने का भी सेंस नहीं है कि क्या मुझे बोलना चाहिए, है ना। बट टेलीग्राम से तो हमेशा के लिए मैंने ब्लॉक कर दिया, वहाँ से तो नहीं दे सकता मैं कुछ उनको, क्योंकि देखो बोलने का तरीका तो सीख लो, क्या किससे बोलना है। मैं तो ये मतलब ये तो बोला था कि चलो आप ये हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसे हो, हाँ। तो बोलते आपने जैसी कराई है वैसी है। ये कोई आंसर होता है? आप टीचर को ऐसे आंसर दोगे, है ना। एक तरह टीचर नहीं, चलो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी हो, लेकिन एक सभ्यता होती है ना कि हाँ यूपीएससी, पता है एक बात देखो, यूपीएससी ना आप पेपर निकालते हो ना, उससे पहले एक अच्छा इंसान बनाता है आपको, जो कि आप अभी नहीं बने हो। इसका मतलब आप यूपीएससी क्लियर नहीं करोगे इस साल भी। ठीक है, ये लिख कर रख लो, 24 मई को देख लेना। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे आते हैं। फिलहाल देखो
लोगों को समझना चाहिए ना कि क्या, किससे क्या बात करना है, किससे क्या बोलना है, राइट। आगे आते हैं 29 नंबर, हमेशा उल्टा आंसर देना, कुछ भी हो उल्टा आंसर, कुछ भी हो उल्टा। देखो सब भाई कुछ और भी लोग ऐसे हैं कि नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मैं खुद समझ जाएंगे लोग, देखते हैं अक्सर यहाँ पर तो समझेंगे ही, लेकिन आपको समझना है, राइट। अभी देखो मैं भी क्लास करता हूँ, मैं भी अपना क्लास करता हूँ, तो टीचर पूछता है कि प्रोफेशन कैसी, तो क्या बोलूँगा, जैसे आपने कराई ऐसा, है ना। आगे आते हैं, फिलहाल छोड़ो। 29 में क्या आंसर क्या था, 29 में आंसर हो जाएगा आपका, केवल एक सही है ना, दूसरा आंसर गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, लास्ट होगा क्वेश्चन यहाँ से। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप न्यायधारिता सिद्धांत के संबंध में विचार करना, एक ट्रस्टीशिप को मैं टॉपिक भी भेजा हुआ था, एक दो लोगों ने मेरे से मांगा था टॉपिक, तो मैंने भेजा हुआ था, ठीक है। जो जिसने ट्रस्टीशिप टॉपिक मांगा था ना, उसी ने ऐसा बोला था, ठीक है, याद आ गया होगा कौन था, जाने दो। इसके अनुसार देखो, इसने बोला इसके अनुसार अमीर लोगों को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि उसे समाज की अमानत समझना चाहिए था। 30 का पहला क्या होगा, 30 का पहला आंसर स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा, सही है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार धनवान के पास जो अतिरिक्त संपत्ति है वे उसे मालिक नहीं बल्कि जो ट्रस्टी हैं, संरक्षक होते हैं, उसको उपयोग में समाज के रूप में कल्याण के लिए होना चाहिए। पहली बात एकदम सही है। सेकेंड बात है, ये सिद्धांत निजी संपत्ति को पूरी तरह से खत्म करने की बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये साम्यवाद की तरह निजी संपत्ति को छीनने का या खत्म करने की बात नहीं करती है, बल्कि उसमें हृदय और परिवर्तन को लेकर स्वैच्छिक त्याग पर जोर देता है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 30 क्वेश्चन इस टॉपिक के बने थे, जो मैंने आपका 29 नंबर टॉपिक टारगेट था, ठीक है। 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बनने, क्योंकि पहले क्या मैंने 50-50, 60-60 क्वेश्चन कराता था, तो 2 टॉपिक थे वहाँ पर, इसलिए इतने थे, क्योंकि इस टॉपिक से मैं एक एक पॉइंट निकाल के 30 क्वेश्चन बनाए। कम से कम 7 से 8 यहाँ पर टॉपिक थे, उसके सब टॉपिक होंगे कम से कम 24 तक सब टॉपिक होंगे, इस 24 से मैंने 30 क्वेश्चन बनाए। तो जितने टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी बना दिए इस टॉपिक से। जितने यूपीएससी यही 30 क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिस करते जाना है बस आपको, शायद एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी यहाँ से ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। जुड़ सकते हो टेलीग्राम से, और यहाँ पर डेली टारगेट को फॉलो करना है, कुछ डाउट रहेगा तो यहाँ पर कमेंट करके या टेलीग्राम से जुड़ करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने सुबह टारगेट आप दे दिया है डे 31 का, उसको जाके अच्छे से कंप्लीट करो, और 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए करंट अफेयर्स के, टॉपिक दिए 5, वो भी अच्छे से पढ़ो, और धीमे धीमे करके करंट अफेयर्स के टॉपिक हम लोग बढ़ाएंगे, 5 के बाद 7, 8, 10, 12 ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू और सीरीज बना के चलते रहना। एक बात और, टारगेट जो करोगे A4 पेपर में आपको लिखते रहना है, जो भी टारगेट आप है बाहर का, एक फ्रंट पेज नोट करते रहना है हमेशा, वरना मैं जब रिवीजन के लिए बोलूँगा ना, आप बोलोगे सर मुझे पूरा प्रोवाइड करा दो एक साथ, जो मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा आप भी मेहनत करो, है ना। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।